हेलो इन्वेस्टर्स, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका इस साल बहुत ही मंगलमय रहे, खुशहाल रहे और आपके पोर्टफोलियोज के लिए भी बहुत अच्छा रहे। तो हम ये वीडियो काफ़ी गैप के बाद लेके आ रहे हैं, तो अब हम इसमें आपसे शेयर करना चाहेंगे कि लास्ट 2 महीने में किस तरह के इवेंट्स प्ले आउट करे हैं मार्केट में, करंट सर्कमस्टांसेस किस तरह के बन रहे हैं, क्या डेटा पॉइंट्स हम देख रहे हैं और उन डेटा पॉइंट्स के थ्रू हम क्या कंफर्ट डिराइव कर पा रहे हैं या किन सेक्टर्स को या किन इंस्ट्रूमेंट्स को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के हिसाब से इस समय कंसिडर कर सकते हैं। तो रीसेंट इवेंट्स में हम देख लेते हैं कि इस समय क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे दिसंबर में आरबीआई ने जो अपना मीटिंग किया उसमें रेपो रेट्स को कट नहीं किया है, 6.5 पे मेंटेन किया है एंड सीआरआर को कट किया है 50 बेसिस पॉइंट से। तो जरूरी नहीं है कि अगर यूएस रेट कट्स कर रहा है तो इंडिया को भी रेट कट करने का रिक्वायरमेंट है। ये हमने क्लियरली देख लिया है आरबीआई के स्टैंड से। उनका जो डिस्कम्फर्ट है इस समय वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर उनको लगेगा कि महंगाई हमारी कंट्रोल में आ गई है तो शायद वो आगे रेट कट्स के बारे में सोच सकते हैं, राइट। एक चीज और जो हमने ऑब्जर्व करी बिटवीन अक्टूबर नवंबर कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का वो काफी बढ़ गया है, बिकॉज इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स थोड़े से घट रहे हैं। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नवंबर में रिकॉर्ड लेवल पे था, $37.8 बिलियन पे। उसकी वजह से हमारी करेंसी पे काफी दबाव आ रहा है, तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन हो रहा है, इंडियन रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है। तो ये एक और कारण है कि हमारी कंट्री से आउटफ्लोज थोड़े से बने हुए हैं। हमने देखा है सितंबर में मार्केट ने पीक बना के, हमारी इक्विटी मार्केट ने पीक बना के उसके बाद से करेक्शन दिखानी शुरू कर दी है और हम लगभग 2000 पॉइंट्स से भी ज्यादा अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स निफ्टी के ऊपर हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखते हैं इंडिया का, तो आज भी बिजनेस कॉन्फिडेंस या मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई या सर्विसेज पीएमआई हमारा आज किसी भी कंट्री से काफी बेटर चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीआई हालांकि थोड़ा सा नीचे आया है, हम पहले 56.5 या 59 के आसपास थे हम पहले, उससे वहां से हम 56.4 56.5 पे आए हैं। सर्विसेज पीएमआई हमारा 62 था, वहां से हम 59 पे आए हैं। बट स्टिल अगर हम इसको लेट्स से यूएस से कंपेयर करते हैं तो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 के नीचे चल रहा है इस समय, नॉन मैन्युफैक्चरिंग 54 चल रहा है। सर्विसेज पीएमआई भी उनका हमसे कम है, 56.8 और हमारा 59.3 है। तो कॉम्पोजिट लेवल पे भी हमारा पीएमआई जो है वो 59.2 है और यूएस का 55.5 है। सो जिनको नहीं पता मैं उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूं, 50 के नीचे का जो पीएमआई होता है वो बेसिकली दर्शाता है कि आपके जो डिमांड है वो थोड़ी सी वीक हो रही है, और 50 के ऊपर जितना है वो दर्शाता है कि कितनी आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो अगर हम देखें तो हम 60 के पीएमआई से या 61 के हाईएस्ट पीएमआई से अभी हम फिर भी 59.2 के पीएमआई पे चल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है पीएमआई में। सेंटिमेंट्स और बिजनेस कॉन्फिडेंस अभी भी हाई है इंडिया में। रिजल्ट्स थोड़े से वीक जरूर आए पिछले क्वार्टर में, जो कि हमें लगता है कि इस समय ऑलमोस्ट बॉटम क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर। मेरे स्क्रीन पर जाके हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा को हम देख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हमें लगता है कि ये बॉटम फॉर्मेशन जो है ये मोर और लेस कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है हमें। तो चलिए पहले हम अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद में ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें बॉन्ड्स में क्या नजर आ रहा है। तो अगर 10 ईयर बॉन्ड्स हम देखते हैं इस समय, तो लगभग कुछ महीने पहले तक ही ये 7+ के यील्ड्स पे ट्रेड कर रहा था, अबाउट 7.2 7.1। और अब जैसे जैसे हमारी जो उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप होने की उम्मीद है, उसके हिसाब से ये अभी 6.7 पे आ गया है। ऑफ कोर्स आरबीआई ने सीआरआर कट तो किया है, लेकिन रेपो में कुछ कट नहीं आया है। स्टिल आप देखेंगे मार्केट के अंदर एक एक्सपेक्टेशन ही बिल्ड हुई है, जिसकी वजह से 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 7% से ड्रॉप होके ऑलमोस्ट, जो कि जुलाई में थी, वहां से कम होते होते ऑलमोस्ट 6.76 की रेंज में आ गई है। हालांकि ये बीच में 6.85 के अराउंड जाती है, बट अभी भी 6.76 6.77 की रेंज में वापस से होवर कर रही है। ठीक है, निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो एक डाउनवर्ड चैनल हमें डेफिनेटली दिखता है निफ्टी के अंदर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 23,300 और 22,800 के बीच में जो ये हम देख रहे हैं, 23,250 और 22,794 जो ये दिख रहा है 794,
लगभग ये एक बॉटम क्रिएट करने वाला लेवल है जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 22,800 के आसपास बहुत ज्यादा सपोर्ट है। हम अभी 23,700 के आसपास हैं। तो 23,300 का जो अभी हाल फिलहाल में हमने लो देखा था नवंबर के मंथ में, उसको अभी तक ब्रीच नहीं करा है। हमें लग रहा है कि मार्केट सिर्फ एक तरह से वीक हैंड्स को निकालने के लिए एक डर बना के चल रही है। एक रेंज जो ब्रॉड रेंज हमें दिख रही है मार्केट के अंदर वो है 23,200 300 और 24,800। ये 1,500 पॉइंट के आसपास का जो बैंड है, इसको मार्केट जो है रिस्पेक्ट करती हुई जा रही है। हमें लग रहा है कि यहाँ से डाउन साइड बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक रिजल्ट्स जो अभी आएंगे इस क्वार्टर में, जो प्रीवियस क्वार्टर के रहेंगे अक्टूबर टू दिसंबर, उसके अंदर हमें डेफिनेटली थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, बिकॉज दिवाली का जो सीजन था वो अक्टूबर एंड पे पुश हो गया था। तो मैक्सिमम स्पेंडिंग हमारी जो होती है वो दिवाली सीजन में होती है। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें एटलीस्ट इन्फ्लेशन ने तो दिखा दिया कि इन्फ्लेशन जो नवंबर का आया था वो थोड़ा लो आया था, लेकिन अक्टूबर का हाई था। राइट, सो वो क्लियरली दर्शाता है कि अक्टूबर के अंदर बाइंग ज्यादा थी। तो इसलिए हमें लगता है कि रिजल्ट जो आएंगे वो भी थोड़े से बेटर आएंगे पिछले क्वार्टर से। जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट जो आया है वो 6.4% का आया है ओवरऑल बेसिस पे, जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है इस फाइनेंशियल ईयर की। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये हाई बेस इफेक्ट की वजह से आप कुछ कम लग रहा है। पिछले साल हम 8.2% से ग्रो करे थे। तो एब्सोल्यूट नंबर्स के अगर हम देखें, गिवन द फैक्ट कि ग्लोबल अभी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है मार्केट को, इंडियन मार्केट्स को ग्लोबल ज्यादा सपोर्ट है नहीं इस समय। सारी इकोनॉमीज, इंटरनेशनल इकोनॉमीज थोड़ी इनवर्ड लुकिंग हो गई हैं। उनका एक पर्सपेक्टिव बन गया है कि उनको अपनी कंट्री को पहले सपोर्ट करना है किसी और को ट्रेड देने से पहले। उसके बावजूद अगर हमारी इकोनॉमी 6.5% से ग्रो कर रही है तो वो बहुत अच्छा नंबर दर्शाता है रियल टर्म्स के अंदर। इन्फ्लेशन को अगर हम कंट्रोल करके 5-5.5% के आसपास लेके चलते हैं और 6.5-7% के बीच में अगर हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ आता है, तो हम लगभग 13% की नॉमिनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है किसी भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए। इस समय वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो रियल टर्म्स के अंदर 6.5% या 7% के कंपाउंडेड रेट से ग्रो कर रही हो, जो कि हम कर रहे हैं। हमारा ऑलमोस्ट कंपाउंडिंग रेट जो है 7.5% का है लास्ट 3 साल का। तो ये दर्शाता है कि हम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। मेरे ख्याल से जो टाइम करेक्शन थी मार्केट्स की वो ऑलमोस्ट खत्म होने को आई है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे मार्केट्स बॉटम बना के अगले 1 महीने या मैक्सिमम 2 महीने में थोड़ा सा एक ऊपर का मूव दिखा सकती है। ऑफ कोर्स 1 फेब को बजट है, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट के अंदर, बोथ साइड्स, डाउन साइड एंड अप साइड, दोनों साइड पे। बट आई थिंक वो बहुत टेम्परेरी इम्पैक्ट रहेगा। 1 महीना या 3 हफ्ते 4 हफ्ते में वो मे बी वीन ऑफ हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, 2025 मुझे जो लग रहा है कि बहुत बड़ा साल नहीं होने वाला है इक्विटी रिटर्न्स के लिए। आई थिंक प्रीवियस पीक से हम 7-8 या 10% का ग्रोथ देख सकते हैं, जो कि हमारा निफ्टी में था लगभग 26,277, 26,300 मान लेते हैं टू बी टू टेक द राउंड फिगर। वहां से हम मान के चल सकते हैं कि लेट्स से 7-8-10% का ग्रोथ मार्केट में आ सकता है। लेकिन यहाँ के लेवल से आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा है, तो यहाँ पर एलोकेशन किया जा सकता है। आगे हमें लग रहा है कि सेक्टर वाइज रिटर्न बनाने थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। पहले हमने देखा था कि मार्केट में सेक्टर रोटेशन बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब हमें जो लग रहा है कि जैसे आपको लगेगा बैंक निफ्टी थोड़ा चीप है, हाँ डेफिनेटली चीप है, तो लेकिन हर सेक्टर में, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो ऑटो है, चाहे वो सेगमेंट्स हैं, मिड कैप हैं, स्मॉल कैप्स हैं, हर सेगमेंट, हर सेक्टर में सारी कंपनीज एक साथ नहीं चलेंगी। इस समय फंड मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर सेगमेंट, हर सेक्टर के अंदर लैगार्ड्स भी होंगे, विनर्स भी होंगे। हमें चाहिए कि हम अच्छे फंड मैनेजर को आइडेंटिफाई करके लैगार्ड्स को रूल आउट कर सकें और विनर्स को चूज कर सकें अपने पोर्टफोलियो में। तो यहां से मुझे लगता है कि अगले 1.5 से 2 साल में फंड मैनेजर का रोल हमारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट, तो अभी हम अगर निफ्टी का भी पीई देख लेते हैं, तो ये इस करेक्शन के बाद क्या हुआ है कि हमारा पीई जो है लगभग 24 के लेवल, 24.5 के लेवल से नीचे आके अभी 21 के आसपास का आ गया है, 21.8 पे आ गया है। राइट, तो अभी हमारा जो अगर हम लॉन्ग टर्म मीडियन भी देखते हैं हमारे पीई का, उससे हम लगभग 7 या 8% के प्रीमियम पे ही हैं। बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है हमारा।
तो मेरे हिसाब से किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, किसी भी ग्रोथ इंडस्ट्री के लिए, किसी भी ग्रोथ कंट्री के लिए 6-7-8% का प्रीमियम ओवर द लॉन्ग टर्म एवरेज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, स्पेशली ऑन द लार्ज कैप। तो लार्ज कैप कंपनीज में अभी भी काफ़ी हैं जहाँ पे जूस मेंटेन्ड है। मेरे ख्याल से अगले 1.5 से 2 साल के अंदर वो जूस हमें एडवांटेज दे सकता है। और अगर हम मल्टी कैप स्ट्रैटेजीज को ठीक से डिप्लॉय कर सके तो हमें लगता है कि मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी ऐसे विनर स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो फंड मैनेजर अपने अच्छी रिसर्च के थ्रू पिकअप करके मल्टी कैप स्कीम्स में ऐड करे तो आपके लिए अच्छा एक अल्फा क्रिएट कर सकता है ओवर एंड अबव द इंडेक्स। हालांकि अगर एक चीज जो हमें लग रही है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने शुरू होंगे तो चांसेस बड़े हाई हैं कि एफआईआईस का भी जो इनफ्लो है वो वापस बिल्डअप हो सकता है। लेकिन यूएस फेड ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया है कि वो 4 की जगह 2 ही रेट कट करेंगे इस समय। और अगर हमारे भी 2 ही रेट कट आते तो मोस्ट लाइकली हम पैरिटी में चलेंगे, एट पार चलेंगे उनके साथ। तो डिफरेंस जो रहेगा बिटवीन इंडियन एंड यूएस इंटरेस्ट रेट वो लगभग सेम ही चलता रहेगा, 1-2 महीने का ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा पैसा एफआईआईस का शायद ना आए इंडिया में इस साल में, मे बी वो नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन हो जाए। यूएस मार्केट्स में भी अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि एक नया हाई बनाने के बाद में अगर आप देखेंगे नैस्डैक में भी एक करेक्शन आ चुका है पिछले कुछ हफ्तों में। लेकिन अगर हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमने जो नैस्डैक ने पीक बनाया था मिड दिसंबर में, वहां से अभी थोड़ा नीचे आ गया है। डाउ जोन्स अपने पीक से थोड़ा नहीं काफी नीचे आ गया है, जो उसने नवंबर में पीक बनाया था नवंबर से काफी नीचे आ गया है, राइट। एसएनपी भी ठीक ठाक करेक्शन हो गया अपने पीक से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी जो रैली है यूएस की वो थोड़ी सी अब थमती हुई नजर आ रही है। साइडवेज मार्केट हो सकती है, थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, न्यूट्रल टू नेगेटिव का मेरा इंडिकेशन है फॉर यूएस मार्केट्स आल्सो। बॉन्ड यील्ड्स हमने देखा जब अनाउंसमेंट आया यूएस फेड का, तो 10 ईयर बॉन्ड जो है उनका वो वापस से थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ से लगभग सितंबर के बाद से बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गई हैं। तो ये क्लियर कोरिलेशन दिखा रहा है कि जब यूएस की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने लग जाती हैं तो हमारा जो इंडियन निफ्टी है उसमें हम करेक्शन देख पाते हैं, राइट। यूएस डॉलर इंडेक्स भी हमें दिख रहा है काफी स्ट्रांग हुआ है पिछले कुछ दिनों में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट्स और इतने अब कट होने की उम्मीद नहीं थी। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स का भी जो चार्ट है वो अपवर्ड्स ही है सितंबर ऑनवर्ड्स। तो ये अगेन एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए। तो हमें लग रहा है कि ये जब तक इंटरेस्ट रेट्स की पैरिटी मेंटेन रहेगी तब तक बहुत बड़ा पैसा इंडिया में नहीं आएगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी भी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसको हम चार्ट को देखेंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डाउन साइड यहाँ से नहीं है। ऑल्दो एक अपवर्ड लॉन्ग टर्म चैनल देखेंगे तो एक अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट है। और ये एक ट्रेंड लाइन जो हम देख रहे हैं ये वाली, इसको हम थोड़ा थिक कर लेते हैं जस्ट फॉर योर, हाँ ये पर्पल लाइन जो है ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है जिसके अराउंड हमने अभी इसको टेस्ट करना शुरू कर दिया है। आई थिंक ये परफेक्ट लाइन नहीं बनी हुई, बट द फैक्ट इज कि हम ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म एवरेज के लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, जहां से मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड बैंक निफ्टी में नहीं है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इन पर्टिकुलर प्लस पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड्स को देखते हुए वो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे। आई फील एसआईपी बुक्स जो है वो वापस से काफ़ी हेल्दी बनती जा रही हैं। 67-68 लाख करोड़ का हमारा म्यूचुअल फंड का ईवीएम हो गया, जिसमें से 40 लाख प्लस इस समय इक्विटी का है। तो इंक्रीजिंगली पार्टिसिपेशन इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है इक्विटी की। वो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगी अगले कुछ सालों तक। तो बिग मनी इज इन मेकिंग, जहां पे आप अपनी पेशेंस को बरकरार रखेंगे। बिल्कुल मतलब हैसल नहीं होना है इन छोटे छोटे डिप से। ये जो लास्ट 6 महीने गए हैं जुलाई से लेके अब तक के, ये साइडवेज मूवमेंट के थे। बहुत ज्यादा डाउनसाइड इसने नहीं दिखाया है, लेकिन रिटर्न्स नहीं बने हैं इन्वेस्टर्स के। मे बी 1-2% नेगेटिव या 1-2% पॉजिटिव की रेंज में ही है मैक्सिमम रिटर्न्स। बट हमें इससे बहुत ज़्यादा हैसल नहीं होना, ज़्यादा बैफर नहीं होना। हमें कंटिन्यू रखना है अपना डिसिप्लिन, अपना मनी मैनेजमेंट
एंड आपके पोर्टफोलियोज के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर डिप पे ऐड करते रहें। तो एस आई पी इज अ वेरी गुड टूल। एस टी पीज हम कई जगह पे प्रमोट करते हैं। इस समय मुझे लग रहा है कि एस टी पीज की जगह आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बुरे लेवल्स नहीं है ये लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पर्सपेक्टिव से और रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से भी। हमारा रिस्क मार्जिनल शायद 4 या 5% है मार्केट्स के ऊपर इस समय, वेराज रिवॉर्ड हमारा जो है 15 से 20% है। सो जब भी रिस्क रिवॉर्ड 1:3 प्लस होता है वो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग रहता है। तो इस समय आप चाहें तो इक्विटीज के अंदर अच्छे फंड मैनेजर चूज करके डेफिनेटली वहां पर आप एक्सपोजर ले सकते हैं लमसम में भी। सो ये हमारा आज का एपिसोड रहा जहां पर हमने डिस्कशन किया कि हम क्या कर सकते हैं। सो जो ये पॉइंट्स हमने आज डिस्कस करे हैं इसके हिसाब से जो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रख के अपने पोर्टफोलियो को आगे मेंटेन करके चलना होगा। अपना एसेट एलोकेशन प्लीज मेंटेन करके चलिए, रिस्क रिवॉर्ड्स को देख के चलिए एंड ये समझ के चलिए कि आपका अपना जो बैलेंस मेंटेन करना है पोर्टफोलियो के अंदर उसको हम कैसे मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एंट्री और एग्जिट्स को मैनेज कर सकते हैं। प्रॉफिट टेकिंग जो है यहाँ पे कहीं पे भी रिकमेंडेड नहीं है, ना ही कोई लॉस बुकिंग रिकमेंडेड है अगर किसी ने हाल फिलहाल में इन्वेस्ट किया है तो मैं ये सीरियसली सबको रिकमेंड करना चाहूंगा कि इस समय प्लीज अपने पोर्टफोलियोज को देखकर अपनी इक्विटी पोजीशंस को सिर्फ इस तरह से रियलाइन कीजिए कि जो भी आपके अंडर परफॉर्मिंग फंड मैनेजर्स या अंडर परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं उससे अगर एग्जिट होके हम ऐसे फंड मैनेजर्स की तरफ जा सकते हैं जो कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस या फिर एट वैल्यू ओरिएंटेड थोड़ा से जो फंड मैनेजर्स हैं उनके ऊपर हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं। जब तक इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से हाई रहेंगे आई थिंक प्योर ग्रोथ एट एनी वैल्यूएशन विल नॉट वर्क। तो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस विल वर्क, वैल्यू इन्वेस्टिंग में वर्क, मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट भी डेफिनेटली चल सकते हैं। अगेन ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं रहेगी, सिलेक्टिव स्टॉक्स ही परफॉर्म करेंगे हर सेक्टर हर सेगमेंट के अंदर। इसीलिए फंड मैनेजर का रोल इंक्रीजिंगली बहुत जरूरी हो जाएगा और हम सारे इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड पैरामीटर्स को देख के ही स्कीम्स को और फंड मैनेजर्स को सिलेक्ट करा जाए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के ही सिलेक्ट किया जाए, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग विद अदर पीपल। थैंक यू फ्रॉम ओकविज टीम।